आपकी अपनी क्लास सेट टारगेट क्लास में संघवाद फेडरलिज्म में स्वागत है। देखते हैं संघवाद क्या है। तो संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फोएडस से हुई है, जिसका अर्थ है समझौता या संधि। एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है। इसमें दो सरकारें अपनी अपनी शक्तियों का स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। साथ साथ में ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ऐसे देश जहाँ पर दो सरकारें एक साथ कार्य करती हैं और एक इसके अधीन होती हैं, जिसमें आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, मैक्सिको, ऐसे बहुत से देश आते हैं। और संघवाद की जो सिद्धांत की थ्योरी पहली बार जर्मन विद्वान थे अल्थुनियस ने दिया था। संघवाद के प्रकार की बात करें अगर, तो संघवाद के प्रकार में यह तीन प्रकार का हमें पूरे संसार में अभी तक दिखाई देता है। एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तीसरा है असमित संघ। देखते हैं पहला क्या, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन किसे कहते हैं। इस प्रकार के संघ में संपूर्ण जो इकाई में विविधता को समायोजित करने के लिए विभिन्न घटक भागों के बीच शक्तियों को साझा किया जाता है। यहाँ शक्तियाँ आमतौर पर केंद्रीय सत्ता की ओर झुकी रहती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आपातकालीन स्थिति में जिस देश में शक्तियाँ एकीकृत हो जाती हैं, एकात्मक हो जाती हैं, ऐसे देश में हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के नाम से ऐसे संघवाद को जानते हैं। और इस तरह का देश भारत, स्पेन, बेल्जियम, जो प्रक्रिया है वो आती है। देखिए भारत और बेल्जियम में संघवादी शासन व्यवस्था है, ठीक। तो बेल्जियम का जो शासन व्यवस्था है ना, वहाँ पे बस तीसरा स्तर सामुदायिक सरकार के नाम से जानते हैं और भारत में स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस प्रकार के संघ में स्वतंत्र राज्य एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आते हैं, जहां राज्यों को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के रूप में गठित संघ की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, केंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली राज्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र को वो तोड़ सकते, नहीं, लेकिन केंद्र की शक्तियों के बराबर या थोड़ा उनसे अधिक भी राज्यों के पास शक्तियाँ होती हैं। उदाहरण के स्वरूप में अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको पता है अमेरिका का राष्ट्रपति एक ही है, लेकिन वहाँ के जितने राज्य हैं वो अपने आप में पावरफुल हैं। आगे देखते हैं असीमित संघ तीसरा है। इस प्रकार के संघ में कुछ घटक इकाइयों के पास ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारणों से अन्य की तुलना में अधिक शक्तियां या विशेष स्थिति होती है। उदाहरण के लिए कनाडा, रूस, इथियोपिया, ये जो देश हैं यहाँ पे असीमित संघ है। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें, पूछा भी जाता है पेपरों में कि भारत में संघवाद की जो प्रक्रिया ली गई वो किस देश से ली गई है, तो कनाडा देश से ली गई है। शक्तियों की जो विभाजन की प्रक्रिया है, संघवाद की प्रक्रिया। ओके, अब देखते हैं संघवाद की विशेषता क्या है। तो संघवाद की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो किसी देश को समृद्धशाली लोकतांत्रिक स्थिति को मजबूत करती हैं, जैसे दोहरी सरकार है, संविधान की सर्वोच्चता है, शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, कठोर संविधान है, लिखित संविधान होता है, द्विसदनीय विधायिका होती है, वित्तीय स्वायत्तता होती है, सहयोग और समन्वय होता है, नागरिकों की भागीदारी होती है। ऐसे और आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोहरी सरकार, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान, लिखित संविधान, द्विसदनीय विधायिका, वित्तीय स्वायत्तता, सहयोग और समन्वय, नागरिकों की भागीदारी, ये जो टॉपिक है इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। और भी आप बना लेंगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जो संघवाद है ना, अगर संविधान के स्वरूप की, जो संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है, तो संविधान स्वरूप के आधार पर संघवाद की जो
रूपरेखा जिस देश ने सबसे पहले अपनाई थी संघवादी देश के रूप में, वो अमेरिका था। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में जब संविधान लागू हुआ तो वहाँ पे जो प्रक्रिया लॉन्च की गई, लागू की गई, वो संघवाद के रूप में थी। तो अब आप देखते हैं, पहला पॉइंट है दोहरी सरकार। संघवाद में 2 स्तर की सरकारें होती हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है। दूसरी बात है संविधान की सर्वोच्चता। अच्छा, दोहरी सरकार रहने से फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात, दोहरी सरकार रहने से ये होता कि एक सरकार तानाशाह नहीं बन पाती है। अगर तानाशाह कोई सरकार बन जाती है तो जनता उससे परेशान होती है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी सरकारें और संस्थाएं इससे बंधे हुए होते हैं। कोई मतलब इधर उधर नहीं जा सकता है, विरोध नहीं कर सकता है कि मैं अपने मन से कोई कार्य कर लूं। जो संविधान में है वही बातें सरकार और संस्थाएं कर सकती हैं, उससे अधिक इतर वितर करने का प्रयास अगर करती हैं तो उनका स्वरूप नष्ट होने की शंका बनी रहती है। आगे देखते हैं, जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है। शक्तियों का विभाजन। आप जानते हैं मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में इसका उल्लेख किया गया है, शक्तियों के विभाजन का। और शक्तियों का विभाजन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में कनाडा देश से लिया गया है। 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 246 से इसकी जो प्रक्रिया शुरू होती है वो मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, जिनमें दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करती हैं और विकास की जो आश्रय रहती है वो तीव्र गति से होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। चौथा पॉइंट है, तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो संविधान की व्याख्या करती है और विवादों का कठोर संविधान है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर होती है, जिससे संविधान की स्थिरता और सर्वोच्चता बनी रहती है। ये भी बात सही है, संविधान का कठोर होना, लचीला होना दोनों आवश्यक है, जो भारतीय संविधान का एक विशेष गुण है। जब शक्तियां एकीकृत हो जाती हैं, संविधान में संशोधन आसानी से कर लिया जाता है, लेकिन जब सामान्य स्थिति देश की रहती है तो ये प्रक्रिया संभव जल्दी नहीं हो पाती है। फिर भी आज भारत के संविधान में लगभग 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, जो स्थिरता देश के लिए बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगला है लिखित संविधान। संघवाद में एक लिखित संविधान होता है जो शक्तियों के विभाजन और सरकार की संरचना को क्या करता है, परिभाषित करता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर लिखित संविधान रहेगा, कोई चीज़ लिखी रहेगी, तो शक्तियों का जो विभाजन है, सरकार की जो संरचनाएं हैं, उसको परिभाषित करने में आसानी होगी। अगला है द्विसदनीय विधायिका। कुछ संघवाद प्रणालियों में एक द्विसदनीय विधायिका होती है जो विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने का मतलब होता है जब अलग अलग विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, संसद होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होंगे, तो अलग अलग वर्ग के लोग उसमें चुनकर जाएंगे और अलग अलग धर्म, जाति या अन्य क्षेत्रों का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इससे लिए संघवादी देश में हर एक व्यक्ति की सुनवाई होना भी आवश्यक बन जाता है, सभी का विकास होना आवश्यक बन जाता है। इसीलिए संघवादी देश में शासन व्यवस्था अच्छी चलने के लिए, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वित्तीय स्वायत्तता। प्रत्येक स्तर की सरकार को अपने राजस्व के स्रोतों की पहचान की जाती है। सभी लोगों के पास अपना अपना राजस्व होता है, बजट बनता है देश के लिए, उसके आधार पर प्रत्येक क्षेत्र, राज्य, देश, स्थानीय सरकारें, सभी को बजट का डिवाइडेशंस किया जाता है, कौन किस क्षेत्र में कितना आगे जाएगा, कितनी बजट किस में लगेंगे, इस तरह की बातें। और वह स्वतंत्र होते हैं उसे खर्चा करने के लिए, और वो लोग अपना भी बजट तैयार करते हैं। आय का जो स्रोत होता है उस आधार पर क्षेत्र के विकास के लिए बजट तैयार करते हैं, जिससे शासन व्यवस्था कुशल पूर्वक चलती रहती है। अगला देखते हैं सहयोग और समन्वय। 9वां जो पॉइंट है, सहयोग और समन्वय की भावना केंद्र और राज्य सरकार में सहयोग और समन्वय के माध्यम से कार्य करती हैं।
जिससे देश के विकास में सहायता मिलती है। ये बात सत्य है, लेकिन दिक्कत एक आ रही है आज के समय में, जब अलग अलग सेंट्रल में किसी अन्य गवर्नमेंट की सरकार हो जाती है, स्टेट में किसी अन्य गवर्नमेंट की सरकार हो जाती है, तो कभी कभी केंद्र की बात को अवहेलना हो जाती है राज्य सरकारों द्वारा, तो वहाँ पे एक टकराव की भूमिका बन जाती है, जिससे समस्याएं होती हैं। कभी कभी राज्य सरकार में भी कहीं पे गवर्नमेंट अलग रहती है, क्षेत्र का विधायक सांसद अलग रहता है, तो भी डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसलिए प्रयास यही रहता है कि जो सरकार की नीतियां रहें, उनके लोग रहें, या तो उसमें समन्वय बना रहे, या फिर जो अलग पार्टी के लोग रहें तो और अलग नेता रहें, तो ऐसे समय में समन्वय बना रहे तो क्षेत्र का विकास होना तीव्र गति से जल्दी संभव हो पाता है। अगला है नागरिकों की भागीदारी भी इसमें अलग अलग स्तर पर रहती है। अब देखते हैं सरकार के दो स्वरूप जो मिलते हैं, एक संघात्मक मिलता है और एकात्मक मिलता है। जो शासन प्रणाली का दो स्वरूप मिलता है, शासन प्रणाली का, सरकार का शासन प्रणाली का जो दो स्वरूप मिलता है, एक है संघात्मक, दूसरा एकात्मक। संघात्मक में क्या बात आती है, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, आप ये बात जानते हैं, मैं प्रारंभ से ही बता रहा हूँ। एकात्मक में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। यहाँ दोनों स्तर स्वतंत्र होती हैं अपना कार्य करने के लिए। यहाँ भी इकाइयाँ हैं, लेकिन वह केंद्र के अधीन ही रहती हैं। अगला है संघवाद में देखेंगे आप, संघात्मक में तो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती है, जबकि एकात्मक में देखेंगे तो केंद्र सरकार राज्य एवं प्रांतीय सरकारों को आदेश दे कर कार्य करवाती है। ये बहुत बड़ी बात है, दोनों में अंतर देखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, संघवादी देश में राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और वह इसके लिए केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है, दोनों ही जनता को जवाबदेह होती हैं। चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारें जवाबदेही जनता को देनी पड़ती है। उदाहरण है तो भारत में ऐसी व्यवस्था है, कनाडा में है, जर्मनी में है, ठीक है। और एकात्मक की राज्य सरकारें केंद्र सरकार को जवाबदेह होती हैं, इसमें जनता को जवाबदेही नहीं देनी पड़ती है। उदाहरण स्वरूप फ्रांस, चीन, जापान। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।